बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि बेसिक एंड एसिडिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स, जिसमें हमने ये देखा था कि जो पीरियड 3 एलिमेंट्स के मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक इन नेचर हैं और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक इन नेचर हैं। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर, एसिड्स एंड बेस। वाटर के साथ हम रिएक्शन इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं, जिनके मेटालिक ऑक्साइड्स का जब वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो वो बेस बनाते हैं, और जब एसिड के साथ और बेसिक बेस है या बेसिक ऑक्साइड्स है उनका हम एसिड के साथ रिएक्शन जब करेंगे तो वो एज अ बेस ही एक्ट करेंगे, और क्या बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और साल्ट और वाटर बनेगा। तो इसी तरह से बेस के साथ जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं उनका हम बेस के साथ रिएक्शन स्टडी करेंगे, तो वो भी एक जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है एज एसिड और बेस का रिएक्शन जो होता है जिससे साल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि हम इनके रिएक्शंस ऑफ ऑक्साइड्स को स्टडी करें, पहले हम देख लेते हैं कि हाउ डू मेटालिक ऑक्साइड शो बेसिक बिहेवियर। ठीक है, ये बेसिक बिहेवियर किस तरह से शो करते हैं, लेकिन उससे पहले फिर हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ बेस। बेस की जो है वो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं और सारी ही ट्रू हैं, ठीक है, करेक्ट हैं सारी। और हर फर्स्ट जो इसकी आर्हीनियस बेस कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये है कि विच गिव्स हाइड्रोक्सल आयन इन द वाटर। ठीक है, विच कंटेन स्पीशी कंटेनिंग हाइड्रोक्सल आयन और गिव्स हाइड्रोक्सल आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो उसकी एग्जांपल है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है, सोडियम आयन और साथ में हाइड्रोक्सल आयन जो है वो हाइड्रोक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसी तरह से जो सेकंड है लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट है। लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस इज अ स्पीशी विच एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, वो चाहे वाटर हो या कोई भी उसके प्रोटॉन अवेलेबल हो तो वो क्या करता है कि उसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट करेगा कि यहाँ पे ये देखें जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया का जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, बेस पे इसका जो हाइड्रोजन जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर इजीली जो है इसको रिमूव कर सकता है, तो इस तरह से इसको एक्सेप्ट करेगा तो अमोनियम आयन बनाएगा। और साथ में यहाँ पे भी देखें कि उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सल आयन बन गए हैं ना, तो ये इसका जो है वो दोनों डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है ये। उसके बाद थर्ड जो कंसेप्ट है विच है बेस इज अ स्पीशी विच हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। जैसे कि ये देखें फ्लोरीन है, फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड के पास जो है वो लोन पेयर्स प्रेजेंट है और ये नेगेटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और कोई न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे वाटर है, अमोनिया है। ठीक है, तो अगर लोन पेयर जो है वो डोनेट कर सकें और लिविस एसिड कौन सी स्पीशी होगी जो कि इन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है। तो यहाँ पे देखें तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड है, बोरोन ट्राईफ्लोराइड में जो है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इस ऑक्टेट को इस यहाँ पे इसका मतलब है कि ये एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास स्पेस है इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करने की। तो क्या करेगा कि फ्लोरीन के पास जो है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो फ्लोराइड के पास तो वो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इस तरह से इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, फ्लोराइड क्या है, लिविस बेस है, ये ठीक हो गया। अब ये थ्री डेफिनेशन है, इनसे भी हम सोडियम ऑक्साइड की बेसिक नेचर या बेसिक बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन फिर जो है ये भी देखा गया कि जो ऑक्साइड्स हैं यानी कि जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो भी बेसिक नेचर शो करते हैं। तो फिर जो है वो लक्स फ्लड जो था एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो एक और कंसेप्ट दिया बेसिस का, तो उसके अकॉर्डिंग ये है कि बेस इज अ स्पीशी विच गिव्स ऑक्साइड आयन। ठीक है, जैसे अब सोडियम है तो सोडियम ऑक्साइड आयन, और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन एसिड इज अ स्पीशी विच एक्सेप्ट ऑक्साइड आयन। ठीक है, एसिड जो है वो एक्सेप्ट करेगा ऑक्साइड आयन को अगर प्रेजेंट होंगे, और बेस क्या करेगा, वो ऑक्साइड आयन देगा। तो यहाँ पे इसी चीज़ को ये हमने स्टडी करना है कि जो ऑक्साइड्स हैं ये किस तरह से एज अ बेस एक्ट करते हैं। तो देखें जैसे कि यहाँ पे है सोडियम की ही हम अगर एग्जांपल लें तो सोडियम ऑक्साइड है, तो ये जब आयोनाइज होता है, ठीक है, सोडियम प्लस एंड ऑक्साइड जो नेगेटिव, ठीक है, ऑक्साइड आयन की फॉर्म में ये इस तरह से इसकी आयोनाइजेशन होती है। तो अब ये देखें कि प्रोटॉन जो है वो हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो उसको जो है वो उसको कौन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे या हाईली नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये ऑक्साइड है, तो ऑक्साइड आयन जो है यहाँ पे ऑक्सीजन एक तो स्मॉल साइज़ का है और दूसरा ये है कि इसके पास जो है वो हाई चार्ज डेंसिटी है।
ठीक है। एक तो -2 चार्ज, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास, और साइज़ भी स्मॉल है। तो साइज़ चार्ज टू साइज़ रेशो के अकॉर्डिंग हम देखें तो इसके पास हाई चार्ज डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज की। तो ये अगर इसके पास, और इसका साइज़ भी स्मॉल है, और प्रोटॉन का भी साइज़ स्मॉल जो है, साइज़ होता है वो स्मॉल ही होता है। तो अब इसके पास हाई टेंडेंसी है कि ये प्रोटॉन को जो है, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करे और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो बन सकता है, क्योंकि दोनों का साइज़ जो है वो कंपेरेबल है। स्मॉल इन इसका स्मॉल साइज़ ही, और इस पर जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके पास जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसकी वजह से अगर वाटर में जो है, अगर ये वाटर में प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर में अगर आयोनाइज हुआ है, इट है दिस ऑक्साइड आयन हैज़ हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को जो प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। तो इस तरह से क्या है, वाटर के अंदर हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसनट्रेशन भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, और pH जो है वो अल्कलाइन हो जाएगी। तो ये इस तरह से है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड आयन। ये जो मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं ये एज अ बेस बिहेवियर के, यहाँ पे देखें अब इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। और अब वाटर में जो है वो कौन से आयंस आ गए हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस आ गए हैं। तो इसमें जो है वो इस डेफिनेशन को पूरा फुलफिल कर रहा है, फर्स्ट वाली को, आर्हीनियस वाली को। और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसी के थ्रू जो है वो, अगर क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, उस वजह से ये प्रोटॉन को जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग लिविस को भी फुलफिल कर रहा है। तो इन सारी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग जो है ये इसका इस तरह से ये बेसिक बिहेवियर शो करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड आयन। और इसमें जो है वो सोडियम का क्या रोल है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स ही जो है वो बेसिक इन नेचर की होते हैं। तो सोडियम का रोल यहाँ पे ये है कि सोडियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से, और दूसरा जो है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है, और वो आयनिक बॉन्ड होगा तभी तो ये आयोनाइज होंगे। अगर आयनिक बॉन्ड ही नहीं हो तो फिर आयोनाइज होंगे इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड आयन, तो वो फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट जो है वो एक्सेप्ट करेगा, तो तभी तो ऐसा बेसिक प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, तो ये है इसकी बेसिक नेचर की रीज़न, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड आयंस और आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टडी करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द बेसिस, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड भी है वो भी बेसिक है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है वो भी तो बेसिक है, उसमें भी ऑक्साइड आयन प्रेजेंट है, वो भी बेसिक इन नेचर है। लेकिन क्या इनकी स्ट्रेंथ सेम है, तो ये हम जो है वो अभी हम स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, डिपेंड्स अपॉन आयोनाइजेशन कांस्टेंट पे। ठीक है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस यानी कि Kb पे हायर द वैल्यू ऑफ द Kb द स्ट्रॉन्गर विल बी एसिड। क्योंकि एक बेस जो है वो जितना कम्प्लीटली आयोनाइज होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन बनाएगा, अल्कलाइन सोल्यूशन बनाएगा, और उतना ही वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि उसकी Kb की वैल्यू भी हाई होगी। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बेसिक है, क्योंकि ऑक्साइड आयंस तो दोनों में ही प्रेजेंट हैं, विच इज़ रीज़न फॉर बेसिक प्रॉपर्टी और बेसिक बिहेवियर ऑफ द ऑक्साइड्स। तो अब देखते हैं कि इन दोनों की स्ट्रेंथ भी क्या सेम है, लेकिन नहीं, इसका आंसर है नो। सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो इक्वल नहीं है। सोडियम ऑक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस एज़ कम्पेयर टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और उसकी रीज़न क्या है। अब सोडियम ऑक्साइड की जो pH होती है, जो वाटर के अंदर सोल्यूशन बना है, तो उसकी pH होती है 14, ठीक है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्गली बेसिक, ठीक है, जो शो कर रही है कि ये स्ट्रॉन्गली बेसिक है। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसकी जो pH है वो 9 होती है। तो उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जो है, जैसे कि कम्प्लीटली आयोनाइजेशन की ज़रूरत है, कि कम्प्लीटली जितना कोई भी बेस जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज करेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। तो अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता, और जबकि सोडियम ऑक्साइड जो है वो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि क्यों ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता। बॉन्ड तो यहाँ पर भी आयनिक ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैग्नीशियम और ऑक्साइड के दरमियान, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू सोडियम और ऑक्साइड के। क्यों, क्योंकि इनका साइज़ का जो है वो कंपैरिजन करेंगे कि जितना जो है वो कंपेरेबल साइज़ होगा दोनों केटायन और एनायन का, उतना ही जो है वो, उतनी ही जो बॉन्डिंग होती है उतनी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम +2 चार्ज है, मैग्नीशियम जो है वो सेकेंड
ग्रुप में है, तो उस वजह से सोडियम से साइज़ उसका लेस है। और दूसरा ये है कि इसका चार्ज भी जो है वो +2 है, तो इस पर +1 चार्ज है, तो केटाइन जो है वो इसका और ज़्यादा उससे सोडियम से साइज़ जो है वो स्मॉल हो गया। और दूसरा ऑक्सीजन जो है ये 6 ग्रुप में, मतलब पीरियड में जो है वो राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए साइज़ डिक्रीज़ करता जाता है। बेशक अब इस पर -2 चार्ज है, लेकिन फिर भी इसका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल है। तो यहाँ पे जो है वो इस दोनों के साइज़ के कंपेरेबल होने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड की वजह से इनकी जो लेटेस्ट एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और उसे ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होगी। और इस हाई लेटेस्ट एनर्जी की वजह से ये वाटर में जो है वो लेस सॉल्युबल है। जब लेस सॉल्युबल होगा तो ये कम्प्लीटली आयोनाइज भी नहीं होगा, और कम्प्लीटली जब आयोनाइज नहीं होगा तो फिर तो ऑक्साइड आयंस जो हैं वो भी ज़्यादा फ्री नहीं होंगे, क्योंकि इसकी बेसिक करेक्टर ही जो है वो इन ऑक्साइड्स की वजह से, ऑक्साइड जो है वो फ्री होंगे और प्लस फ्रीली अवेलेबल होंगे, O-2 की फॉर्म में होंगे, तभी तो वो प्रोटॉन को जो है वो उससे जो है उसको एक्सेप्ट कर सकेंगे, उसके साथ बॉन्डिंग कर सकेंगे। जब वो फ्री ही नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे देखें कि सोडियम ऑक्साइड में जो है वो लो लेटेस्ट एनर्जी है उसकी, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे इसके कंपैरिजन कम है, क्योंकि सोडियम और ऑक्सीजन के साइज़ में जो है वो डिफरेंस है। सोडियम का जो है वो साइज़ लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन के। तो इस वजह से यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक है, लो लेटेस्ट एनर्जी है। और जिन कंडीशंस में सोडियम ऑक्साइड कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है, उन्हीं कंडीशंस में मैग्नीशियम ऑक्साइड कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होता और ऑक्साइड एंड फ्री नहीं होते। तो यही रीज़न है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ लेस बेसिक एज़ कम्पेयर टू सोडियम ऑक्साइड के। ठीक है, तो ये रीज़न है, क्योंकि ऑक्साइड आयंस जो हैं वो इसमें फ्री नहीं होते हैं ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन, लेस सॉल्युबिलिटी की वजह से। और जो सोडियम ऑक्साइड है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल भी है और कम्प्लीटली आयोनाइज होता है, और उसके आयंस जो होते हैं फ्री होते हैं। अब नेक्स्ट हम, ठीक है, ये तो इनकी स्ट्रेंथ की भी बात होगी। अब हम जो है वो इनके रिएक्शन स्टडी करते हैं वाटर के साथ। और हाँ, एक और बात है कि एलुमिनियम ऑक्साइड की भी हम देख लेते हैं। तो एलुमिनियम ऑक्साइड जो है वो उसकी नेचर जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है एलुमिनियम ऑक्साइड। और उसकी रीज़न क्या है उसके एम्फोटेरिक होने की, कि वो एज एसिड भी एक्ट करता है, एज अ बेस भी एक्ट करता है। एज अ एसिड इस वजह से एक्ट करता है कि उसमें एलुमिनियम पर जो है वो +3 चार्ज होता है, ठीक है, उसकी +3 वैलेंसी है। तो अब उसका साइज़ जो है वो थर्ड ग्रुप में प्रेजेंट है, और उसका साइज़ तो और डिक्रीज़ हो गया, मैग्नीशियम से भी कम हो गया। और उस मैग्नीशियम के कम होने की वजह से क्या होगा कि, और उस पर +3 चार्ज भी है, तो उस वजह से उसके जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। और जितना जो है वो साइज़ टू चार्ज रेशो जो है इसकी बहुत ज़्यादा होगी। साइज़ स्मॉल है, चार्ज बहुत ज़्यादा है +3 है, तो साइज़ टू चार्ज टू साइज़ रेशो जो है वो, चार्ज डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब बहुत हाई चार्ज डेंसिटी है, तो हाई चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितना स्मॉल साइज़ होगा, उतना ही बॉन्ड का जो कोवलेंट करैक्टर है वो इंक्रीज़ करता है। तो यहाँ पे देखें बॉन्ड जो है वो आयनिक ही है, ठीक है, Al2O3 आयनिक ही बॉन्ड है ये, लेकिन उसमें उसके इसके स्मॉल साइज़ होने की वजह से इसका जो कोवलेंट नेचर है, इस बॉन्ड की कोवलेंट करैक्टर है, वो इंक्रीज़ कर गया है। तो उस कोवलेंट करैक्टर की वजह से, जितना कोवलेंट करैक्टर किसी भी बॉन्ड में ज़्यादा होता है, उतना ही उसका जो एसिडिक बिहेवियर है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। तो अब जो है वो उसका आयनिक बॉन्ड की वजह से, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड आयन की वजह से वो एज अ बेस एक्ट करता है, लेकिन उसके जो है वो उसके बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर होने की वजह से और उसकी हाई चार्ज डेंसिटी की वजह से, स्मॉल साइज़ की वजह से, वो एज अ एसिड भी एक्ट करता है। तो इस तरह से एलुमिनियम ऑक्साइड का जो बिहेवियर है वो क्या हो जाएगा, एम्फोटेरिक। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं रिएक्शंस। जी, तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले सोडियम ऑक्साइड है, तो सोडियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन, ये मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं कि किस तरह से भी ये पहले आयोनाइज होगा सोडियम और ऑक्साइड आयन में, और फिर ये जो है ये ऑक्साइड आयन जो है ये वाटर से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो OH नेगेटिव आयंस जो हैं वो बन जाएंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। और फिर सोडियम जो है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो वो सोडियम और हाइड्रोक्साइड के साथ आयन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल ही है वाटर में, तो वो इसी फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि रिएक्शन विद एसिड, क्योंकि ये बेस है, बेसिक ऑक्साइड है, तो इसका हम एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो एसिड जो है वो हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, या फिर हम जो है वो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो फिर सोडियम सल्फेट, वो नेचर ऑफ साल्ट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी।
यहाँ पे अगर हमने HCl यूज़ किया है तो सॉल्ट बनेगा सोडियम क्लोराइड का और साथ में वाटर बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की तरफ। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बहुत थोड़े से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जो है ना वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो है वो कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं है, स्लाइटली सॉल्युबल है और स्लाइटली एसिडिक सॉल्यूशन बनाता है वाटर में। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो जो मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसे कहा जाता है, और ये स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है और ये सस्पेंशन है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो है वो हम एसिड के साथ रिएक्शन देखें तो एसिड जो है ये भी इसको ये हार्ट डाइल्यूट एसिड HCl के साथ ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि और फिर जो है मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की तरफ। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर है ड्यू टू आयनिक नेचर, आयनिक बॉन्ड की वजह से, आयनिक ऑक्साइड की वजह से ये बेसिक बिहेवियर शो करता है, और ड्यू टू कोवलेंट करेक्टर ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ एलुमिनियम जो है वो इस बॉन्ड में जो है वो कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो कोवलेंट करेक्टर की वजह से ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। लेकिन वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वाटर में ये सॉल्युबल नहीं है। वाटर में सॉल्युबल ना होने की रीज़न यही है कि एलुमिनियम ऑक्साइड, एलुमिनियम की हाई चार्ज डेंसिटी है और साइज़ उसका लेस है, तो उसकी जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन के साथ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से ये इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है, इस वजह से वाटर में इसका कोई रिएक्शन नहीं है। अलबत्ता ये जो है जो एसिड्स हैं उनके साथ जो है वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है, ठीक है, और एसिड और बेस के साथ, और साल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो यहाँ पे एसिड के साथ रिएक्शन है तो ये एज आ बेस एक्ट कर रहा है। इसी तरह से इसका जो बेस के साथ रिएक्शन है उसमें ये एज आ एसिड एक्ट करेगा। तो वो रिएक्शन मैं अभी लिख देती हूँ। एलुमिनियम ऑक्साइड है प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन करके सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट बनाता है। तो ये क्या बनाता है, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है। तो ये बनाता है सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सो एल्यूमिनेट, ठीक है, कम्प्लेक्स साल्ट है और कलरलेस जो है ये होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड की तरफ। तो सिलिकॉन ऑक्साइड का जो है वो जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की जो नेचर है वो स्लाइटली एसिडिक, वीक एसिडिक नेचर है, वीक एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। तो वाटर के साथ ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि ड्यू टू द जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज़्यादा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग जो होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। बहुत सारे सिलिकॉन ऑक्साइड्स जो हैं वो इस तरह से एक नेटवर्क की तरह से सारे जो है ना वो मिलके एक बड़ा जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उस वजह से उसको ब्रेक करना मुश्किल है। तो इसलिए ये वाटर में तो सॉल्युबल नहीं है, तो वाटर में सॉल्युबल ना होने की वजह से नो रिएक्शन है इसका, वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं है। अब इसके बाद रिएक्शन अब विद एसिडिक इन नेचर है, तो इस वजह से ये बेस के साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो साल्ट्स ऑफ सिलिकॉन के साल्ट्स कौन से हैं, सिलिकेट्स, ठीक है। तो सोडियम है तो सोडियम सिलिकेट बनाएगा और साथ में वाटर बनेगा। और उसके बाद सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है वो मेटालिक बेस के साथ तो रिएक्ट करता है, इसके साथ साथ मेटालिक ऑक्साइड्स भी बेसिक इन नेचर हैं, वो भी एज अ बेस ही एक्ट करते हैं। तो उनके साथ भी रिएक्ट करके मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकता है या किसी एक के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो उनमें भी सिलिकेट्स बनेंगे। और ग्लासेस में इनकी ग्लास जो बनाने के लिए जो वो भी ग्लास असल में क्या है, सिलिकेट्स ही हैं, ठीक है। तो वो सिलिकेट्स जो हैं वो इसी को सिलिकॉन डाइऑक्साइड को और मेटालिक ऑक्साइड्स को ही के रिएक्शन से ही ग्लास बनाया जाता है। तो सिलिकेट्स एंड ग्लासेस ये बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो है वो फास्फोरस के और सल्फर के और क्लोरीन के रिएक्शन स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो फास्फोरस जो है वो दो किस्म के ऑक्साइड्स बनाता है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड एंड फास्फोरस ट्राईऑक्साइड। तो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के तो यहाँ पे आपकी बुक में रिएक्शंस नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड यानी कि जिसमें फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है, ठीक है। तो वाटर के साथ ये वायलेंटली रिएक्ट करता है, तेज़ी से रिएक्ट करता है, और और नेचर और वाटर के साथ रिएक्ट करने के एसिडिक ऑक्साइड है, तो एसिडिक ऑक्साइड फास्फोरस नॉन मेटल है और इसके ऑक्साइड्स की नेचर एसिडिक है, तो एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं।
वाटर के साथ रिएक्ट जब करते हैं तो क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। और वो एसिड की नेचर डिपेंड करती है कंडीशन पे कि कौन सी कंडीशन, मतलब कि ये हॉट वाटर था या कोल्ड वाटर था। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो HPO3 मेटाफास्फोरिक एसिड बनाता है। ठीक है, तो मेटाफास्फोरिक एसिड बनाता है। फिर उसके बाद फास्फोरस पेंटॉक्साइड अगर हॉट वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो बनाता है फास्फोरिक एसिड ऑर्थोफास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो है वो फास्फोरस ट्राईऑक्साइड के रिएक्शंस भी लिख दिए हैं। फास्फोरस ट्राईऑक्साइड जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो फास्फोरस एसिड बनाता है H3PO3। ठीक है, ये फास्फोरस एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, या ऑर्थोफास्फोरिक एसिड इसका नेम है। अब ये फास्फोरस ट्राईऑक्साइड जो है ये जब हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, साथ में फास्फीन, ये है फास्फीन, PH3 फास्फीन बनाता है, फास्फीन गैस। और साथ में फास्फोरिक एसिड, जैसे ये हॉट वाटर के साथ पेंटॉक्साइड हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड बनाता है, इसी तरह से ट्राईऑक्साइड भी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके फास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड ही बनाता है। अब उसके बाद जो है ये क्योंकि एसिडिक in नेचर है तो इसका बेस के साथ रिएक्शन हम देखेंगे। तो ये फास्फोरिक एसिड जो है ये ट्राईप्रोटिक बेस है, ट्राईप्रोटिक एसिड है, यानी कि इसमें 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 3 हैं। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक साथ जो है वो सारे के सारे प्रोटॉन जो हैं वो नहीं निकलेंगे। इसमें क्या होगा कि हाइड्रोक्साइड जो कि सोडियम के हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो पहले एक प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, निकालेंगे। और क्या होगा, Na सोडियम का इसके साथ बॉन्ड में NaH2 यानी कि एक प्रोटॉन निकल गया, NPO4 और सोडियम का इसके साथ बॉन्ड बन गया। और जो हाइड्रोक्साइड जिन्होंने प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट किया है वो क्या किस में कन्वर्ट हो गया, H2O में। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका सेकंड जो प्रोटॉन है वो निकालेगा, ये वाला प्रोटॉन। ठीक है, अब फिर क्या बनेगा, एक प्रोटॉन और निकल गया, तो सोडियम कितने हो गए, 2, Na2 और HPO4, और साथ में जो हाइड्रोक्साइड था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में तीसरा मॉलिक्यूल जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, वो थर्ड वाला प्रोटॉन जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा यहाँ से। और यहाँ पे अब जो है वो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, Na3, अब 3 सोडियम है, ठीक है, और साथ में PO4 सोडियम फास्फेट साल्ट बनेगा, और साथ में जो H2O वाटर बनेगा, और ये एंड प्रोडक्ट होगी। इसी तरह से जो फास्फोरस पेंटॉक्साइड है ये एसिडिक इन नेचर है। आप ये डायरेक्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप उसको पहले वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं और वो एसिड बने, और फिर एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं, तब भी यही प्रोडक्ट बनेगी। लेकिन और यहाँ पर अगर हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड को यूज़ कर रहे हैं और उसके साथ मतलब बजाय इसके कि हम एसिड बनाने के बजाय वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाने के बजाय डायरेक्टली हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड को का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे, तब भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट जो है वो सोडियम फास्फेट और वाटर ही बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो है वो सल्फ़र के ऑक्साइड्स के रिएक्शन करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सल्फ़र ऑक्साइड। सल्फ़र हैज़ 2 ऑक्साइड्स, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। और दोनों ही एसिडिक इन नेचर है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिडिक इन नेचर किसकी होगी, होगा सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, क्योंकि जिसमें मेटल या नॉन मेटल जो सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एलिमेंट होता है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी हाई होगी, जितनी ज़्यादा होगी, उसमें उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे सल्फ़र ट्राईऑक्साइड इज़ मोर एसिडिक दैन सल्फ़र डाइऑक्साइड के। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ कम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर के साथ रिएक्ट जब करता है तो एसिड बनाता है, और एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि इतना एसिडिक है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सल्फ़र ट्राईऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और वायलेंटली ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ और सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। और उसके बाद जो है ये बेस के साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये बनाता है सोडियम सल्फाइड, और साथ में वाटर SO3 सल्फाइड है। ठीक है, और सोडियम सल्फाइड जो है वो फर्दर वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बाईसल्फाइड में आता है। और इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड इज़ अ बेसिक साइड, और ये एसिडिक है, तो एसिड और बेस का जिस तरह से रिएक्शन होता है हम यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा तो कैल्शियम सल्फाइड बनेगा।
इसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड के रिएक्शन विद बेस के साथ रिएक्शन हम देख लेते हैं। तो बेस के साथ आप डायरेक्टली बेस के साथ भी रिएक्शन करवा सकते हैं, या फिर बेसिक ऑक्साइड जो है उसके साथ भी वैसा ही रिएक्शन होगा जैसे कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन से सोडियम सल्फेट साल्ट बनेगा और साथ में वाटर बनेगा। और अगर हम जो है वो बेस की बजाय हम कोई बेसिक ऑक्साइड जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे और सल्फर ट्राइऑक्साइड के रिएक्शन से कैल्शियम सल्फेट बनेगा। ओके, तो अभी हम स्टडी करेंगे कि क्लोरीन ऑक्साइड्स के रिएक्शंस। क्लोरीन जो है वो तो वैसे सेवरल ऑक्साइड्स बनाती है ऑक्सीजन के साथ, जिनकी जो है वो जिसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है फ्रॉम 1 to 7, यानी कि 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ जैसे मैंने +1 लिखा हुआ, तो यानी कि क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें +1 है। और यहाँ पे जो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड है, तो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। तो ये देखें डाइक्लोरीन मतलब Cl2 तो सेम रहेगा, ऑक्सीजन का नंबर वेरी करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ये नंबर ऑफ क्लोरीन जो है वो डिपेंड करते हैं कि कितनी ऑक्सीजन की वैलेंसी है। तो ऑक्सीजन की तो 2 ही वैलेंसी है, तो सारे जितने भी ऑक्साइड्स हैं क्लोरीन के उसमें डाइक्लोरीन ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन पे। तो क्लोरीन जहाँ पे 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो वहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वो 1 ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो क्लोरीन हेप्टॉक्साइड और क्लोरीन मोनोऑक्साइड को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरीन की जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है वो वीकली एसिडिक है, और जिसमें +7 है वो स्ट्रांगली एसिडिक है। मतलब जितने भी ऑक्साइड्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है ये क्लोरीन का, ये जो डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड है। अब इनका वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं, तो एसिड बनाएंगे। क्लोरीन खुद भी डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड भी जो है वो वीकली एसिडिक है, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके टू सम एक्सटेंट रिएक्ट करता है, और जो है वो एक वीक एसिड बनाता है, हाइपोक्लोरस एसिड, HOCl। हाइपोक्लोरस एसिड भी आप कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं क्लोरिक 1 एसिड, ठीक है। तो क्योंकि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, और बेस के साथ जब ये रिएक्ट करेगा हाइपोक्लोरस एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड साल्ट बनेगा, NaOCl। सोडियम हाइपोक्लोराइड साल्ट और साथ में वाटर बनेगा। इसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये बेस जो है, इस ऑक्साइड जो है ये खुद भी डायरेक्टली भी रिएक्ट कर सकता है डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड, और इससे सोडियम हाइपोक्लोराइड सेम प्रोडक्ट बनेंगी +H2O। उसके बाद हम देख लेते हैं डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड। डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक है, और जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, और HClO4 बनता है। HClO4 जो है उसको आप कह सकते हैं पर क्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, और क्लोरिक 7 एसिड, यानी कि इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, और ये उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि pH 0, 1, 2 के जो इस रेंज में 3 जो pH हैं उन एसिड्स, जिन एसिड्स की ये pH होती है 0 to 1 and 2, उन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड कंसिडर किया जाता है। तो इसकी pH जो है वो 0 है, तो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड की तरह ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है। साल्ट है सोडियम क्लोरेट, ठीक है, क्लोरेट 7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है क्लोरीन यहाँ पर भी, एंड वाटर बनता है। और इसी तरह से सेम है कि आप या तो डायरेक्टली बेस के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा लें बेस का, और या फिर बेस का और जो एसिड बनता है उसके साथ, दोनों केसेस में सोडियम क्लोरेट बनेगा, NaClO4 एंड +H2O। तो ये तो था सारा ये ऑक्साइड्स थे, पीरियड 3 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स और उनके रिएक्शंस। इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।